नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। तो करते हैं शुरुआत। और हरिद्वार महाकुंभ मेले में अखाड़ों की पेशवाई का दौर जारी है। निरंजनी, जूना और अग्नि अखाड़े के बाद आनंद अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। इस पेशवाई में भी बड़ी संख्या में मौजूद नागा संत मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। MMJN PG कॉलेज में बने शिविर से शुरू होकर ये पेशवाई निरंजनी अखाड़े में प्रवेश करेगी। इस दौरान अखाड़ा परिषद के सचिव रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि आनंद अखाड़ा निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई है और कुंभ मेले की सभी गतिविधियों में निरंजनी अखाड़े के साथ ही रहेगा। वहीं आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज ने कहा कि बड़ी संख्या में नागा सन्यासी हरिद्वार की पवित्र भूमि पर आ गए हैं और भव्य पेशवाई के माध्यम से हरिद्वार के लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले का श्री गणेश हो चुका है। हम आपको कुंभ की पहली पेशवाई के दीदार कराने जा रहे हैं। धूमधाम के साथ पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई, जिसमें जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा के साथ पहली बार किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत होने में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। हरिद्वार में जूना अखाड़े की पेशवाई के साथ कुंभ की रौनक शुरू हो गई है। इसी के तहत धर्मनगरी में जूना अखाड़े की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई। जूना अखाड़े की पेशवाई ज्वालापुर के पांडेवाला में गुघाल मंदिर से शुरू हुई। इसके अलावा किन्नर अखाड़ा की पेशवाई भी शहर भर में धूमधाम से निकाली गई। पेशवाई में कई चीजें आकर्षण का केंद्र रही। खासकर नागा बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। लोग अपने घरों के आगे और छत से संत महात्मा और नागा बाबा का आशीर्वाद लेते नजर आए। छोटे से लेकर बड़ा हर कोई अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुआ। के उच्चतम प्रतिमान का स्वरूप है पेशवाई। पेशवाई का अर्थ है कि हम भारत के आध्यात्मिक वैभव के दर्शन कर रहे हैं। गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में जितने ऋषि मुनि हैं, आज वे सब एकीकृत होकर यहाँ समवेत होकर भारत के विकास के लिए, विशेषकर नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए, विशेषकर नदियों की स्वच्छता सातत्य के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि सबसे पहले जूनागढ़ अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी अपने रथ के साथ आगे चले। उसके बाद जूना अखाड़ा के कई महामंडलेश्वर लोगों को आशीर्वाद देते आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान कई नागा बाबा अपना करतब दिखा रहे थे, तो कई संत शिव धुन में रमे दिखाई दिए। इस बार जूना अखाड़ा के साथ पेशवाई में मुख्य रूप से किन्नर अखाड़ा भी मौजूद रहा। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार में पेशवाई में शामिल हुआ है। इसके साथ ही किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान भी किया। किन्नर अखाड़ा के तकरीबन 300 स्वामी पेशवाई में शामिल हुए, जो ऊंट की सवारी करते हुए छावनी में पहुंचे। इसके साथ ही तमाम संतों ने हरिद्वार की जनता को आशीर्वाद दिया और कुंभ में स्नान करने का भी न्योता दिया। इसके साथ ही पेशवाई में कोरोना के नियमों का पालन करते भी लोग नजर आए। जूना अखाड़ा अग्नि अखाड़े के साथ साथ पहली बार किन्नर अखाड़ा भी पेशवाई में शामिल हुए। पेशवाई में साधु संतों के साथ स्थानीय लोगों में भी उत्साह दिखा। शोभा यात्रा में देवभूमि की संस्कृति की झलक दिखाई गई। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और अग्नि अखाड़े की पेशवाई पांडेवाला ज्वालापुर स्थित अस्थायी छावनी से
शुरू होकर पेशवाई निर्धारित रूट से होकर जूना अखाड़ा की छावनी में पहुंची। पेशवाई में हजारों की संख्या में नागा सन्यासी शामिल हुए। हरिद्वार से इंतजार रजा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है, जिसमें कृषि, पेयजल, पर्यावरण से लेकर मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट आवंटित किया गया है। आइए जानते हैं उत्तराखंड सरकार ने किन किन योजनाओं के लिए कितने पैसे आवंटित किए हैं। जीवन नहीं यह रणभूमि है, बस कर्म है तेरे हाथ में। बुरा दौर भी आया था, अच्छा दौर भी आएगा। 8 पंक्तियों की इस कविता के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बजट भाषण की शुरुआत। 54 पेज के लंबे भाषण को बिना रुके 1.5 घंटे तक पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए सौगातों का पिटारा खोला। सबसे पहले उन्होंने समूचे सदन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की शुभकामनाएं दी और राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। उत्तराखंड सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 87 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट पास किया है, जबकि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 245 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, तो वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 67 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट रखा गया। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 17 करोड़ 33 लाख रुपए और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 47 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। जमरानी बांध परियोजना के निर्माण के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, तो वहीं सोंग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़ का बजट पेश किया गया। जल मिशन के लिए 667 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट रखा गया। पेरी अर्बन योजना के लिए 328 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। नाबार्ड के अंतर्गत पेयजल विभाग की 268 योजनाओं के पुनर्गठन के लिए 180 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए 101 करोड़ 31 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। वृक्षारोपण के लिए 50 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट और कैंपों के अंतर्गत 295 करोड़ का बजट रखा गया। जायका के अंतर्गत 110 करोड़ का बजट और मनरेगा के लिए 272 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट रखा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 94 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 197 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट और मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। इसी दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को नई कमिश्नरी बनाए जाने की घोषणा भी की। गैरसैंण कमिश्नरी में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिले आएंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने नई नगर पंचायतों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था भी की है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष आज ही के दिन गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था।
त्रिवेंद्र रावत सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी को लेकर मसूरी मंडल भाजपा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पटेल पेटवाल ने बताया कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली संबोधित करेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। मसूरी विधानसभा प्रभारी और कार्यक्रम संयोजक RS परिहार ने बताया कि 18 तारीख के कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मसूरी मंडल भाजपा को जिम्मेदारियां दी गई हैं। बीजेपी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और सरकार द्वारा जनहित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बारिश और 3000 मीटर से ऊपर के स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और 7 और 8 मार्च को राज्य के पर्वतीय हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के साथ भी हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में 7 मार्च को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल जिलों में ओलावृष्टि होने, आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में 7 और 8 मार्च को भारी हिमपात के कारण बर्फ जमा होने के कारण सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं। बिजली और दूरसंचार लाइनों को भी नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से मार्च को चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कोरोना का प्रसार फिर तेज होने लगा है। प्रदेश के 8 जिलों में 100 लोग संक्रमित मिले। कोरोना का ज्यादा प्रभाव नैनीताल में दिख रहा है। यहां नए मरीजों का आंकड़ा 50 से ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब में कुल 8532 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 8432 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 55 मामले आए हैं। बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी में कोई नया मामला नहीं मिला है। तो वहीं कई जिलों में 19 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उत्तराखंड में अब तक 97,234 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 594 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 542 एक्टिव केस हैं। अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित 1692 मरीजों की मौत भी हुई है। वैश्विक महामारी के रूप में विश्व भर में आतंक मचा रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का दूसरा चरण का टीकाकरण शुरू हुआ है। इस दौरान कई लोगों को दूसरे चरण की वैक्सीन लगी। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल रानीपुर झाल के पास गंग नहर पटरी पर एक कार नहर पटरी तोड़ते हुए नहर में समा गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे। नहर पटरी को तोड़ने के साथ साथ एक व्यक्ति गाड़ी से बाहर जा गिरा और 2 बच्चों और एक महिला और एक अन्य व्यक्ति गाड़ी के साथ नहर में समा गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कार को ढूंढकर चारों मृतकों को नहर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश में बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने चंद्रभागा पुल के निकट केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका। चंद्रभागा पुल के निकट कांग्रेस के आमंत्रित प्रदेश सदस्य जयपाल जाटव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के साथ पेट्रोलियम पदार्थों में भारी मूल्य वृद्धि के खिलाफ नाराजगी जताई और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपाल जाटव ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आमजन का जीना दुर्भर हो गया है। यहां तक कि पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य वृद्धि के कारण रसोई का भी बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार महंगाई बढ़ती रही तो देश की जनता केंद्र और राज्य सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेगी। महंगाई पर नियंत्रण किए जाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों को वापस लिए जाने की मांग भी की। मसूरी नगर पालिका परिषद और हिलदारी संस्था के सहयोग से कंपनी गार्डन क्षेत्र में प्लास्टिक के कूड़े से निर्मित कूड़ेदान लगाए गए, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा किया गया।
पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक के कूड़े से निर्मित डस्टबिनों को शहर के कई पर्यटक स्थलों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी में आने वाले पर्यटक को जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से बेकार प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। शहर की 10 दीवारों पर कलाकृतियां अंकित की जाएंगी, जिसमें कोरोना योद्धाओं के सहयोग और कूड़ा प्रबंधन के संबंध में जानकारियां दी जाएंगी। शहर की कई स्थानों पर प्लास्टिक के कूड़े से निर्मित बेचे टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये जो लगाने का उद्देश्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो, जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, जैसे कंपनी गार्डन, यहाँ पे कोई भी लोकेशन के अंदर देखें टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो टूरिस्ट आएँ और आकर के समझने की कोशिश करें कि कूड़े से और कचरे से भी कुछ नई चीज़ें बन सकती हैं जो उनके सामने आ सकता है, ताकि वो इधर उधर कूड़े को भी ना फेंकें। उनके आगे एक समझदारी। मसूरी पहुंचे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसे देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी अपना परचम लहराएगी और दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासी दिल्ली की सुविधाओं को भी उत्तराखंड में देखना चाहते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गए हैं और अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि उत्तराखंड अपने आप में कई प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण है। दिल्ली में नहीं, सूरत में भी एमसीडी के चुनाव हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं, जो प्रधानमंत्री का अपने गृह राज्य है, वहाँ भी हमने अपना झंडा परचम फहराया। सूरत में 27 सीटें जीती हैं, 40 सीटें और दूसरे निगमों में जीती हैं और आज दिल्ली में कमाल हुआ, 5 में से 4 सीटें जीती। हमारी जीत एक महत्व रखती है, लेकिन बीजेपी का सुपड़ा साफ होना वो। लक्सर में नकली डीएपी खाद पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी के तहत 15 गोदामों को सील कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि देर रात कुछ दुकानदारों द्वारा नकली डीएपी की बिक्री की सूचना दी गई थी। उसके बाद उक्त दुकानदार पर छापेमारी की गई और 15 गोदाम सील कर दिए गए। गोदाम में भारी मात्रा में डीएपी के बारे में बोरे मिले हैं और आरोप है कि दुकानदार इफ्को कंपनी के असली बोरों में नकली डीएपी खाद भरकर बेच रहा था, जिससे किसानों को भारी नुकसान पड़ रहा था। कल देर शाम को लगभग 8 बजे के लगभग मुझे जो है यहाँ पर स्थानीय एक कमेटी है खाद बीज भंडार की, उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो है सूचना दी गई कि लक्सर और रायसी क्षेत्र में कोई विक्रेता हैं जो कि इफ्को जो सरकार की एक एजेंसी है उसके बोरों में जो है नकली उर्वरक बेच रही है। तो इस सब को देखते हुए एक गाड़ी भी जब्त की गई और गोवर्धनपुर चौकी में उसको रखा गया है। तो फिर इनके गोदामों पर छापामारी की गई और हमने कल रात को देर रात तक 1 बजे तक इनके 15 गोदाम जो है सील किए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए हमने जो है मुख्य कृषि अधिकारी हैं उनको सूचना दिया है कि वो सैंपल लेकर के और भी जो भी कार्रवाई होती है उसको करेंगे और इसमें कड़ी से। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।